हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में इवनिंग शिफ्ट का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इवनिंग शिफ्ट का ही पेपर है ये। यहाँ पर आप देखो, ये ई लिखा हुआ है ना, ई फॉर इवनिंग। मॉर्निंग वाले में यहाँ पर एम लिखा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है बच्चों, जरा इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमें बोला हुआ है, डिटरमाइन वेदर रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज दिस। ये रहा डेफिनेशन आपके रिलेशन का, और हमें डिटरमाइन करना है वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। ठीक है। तो बच्चों, क्योंकि ये रिलेशन आपका नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब सपोज मैं एक एलिमेंट लेता हूं यहां पर 1,6। तो 1,6 आपके रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। अब क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि x, y रिलेशन में तभी होगा जब y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर मैंने 1,6 लिखा, मीन्स x की जगह 1 आ गया, तो x प्लस 5 इक्वल टू वाई की जगह 6 आ गया। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है ना। तो ये तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो 1,6 बिलोंग्स टू r, बट एट द सेम टाइम क्या 6,1 आपके रिलेशन में होगा? तो 6,1 तो रिलेशन में नहीं हो रहा है। एक बार चेक करके देखो, 6,1 अगर रिलेशन में होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की जगह 6 है ना, तो x प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि यहां पर देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो ये वाली बात तो गलत हो गई ना, ये वाली बात तो गलत हो गई, दिस इज रॉन्ग। तो दिस इज रॉन्ग मतलब 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हमें ये लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं ये अल्टरनेटिव में क्या बोल रहा है। तो यहां पर हमें बोला गया है कि सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है। ठीक है। तो हमको बताना है नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मैपिंग मतलब फंक्शन, एंड 1 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि आपको बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, अब सुनना ध्यान से। क्या होता है ना कि जैसे आप 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑन टू वाले को ध्यान से देखना। यहाँ पर आपके लिए ना कितने एलिमेंट्स हैं? तो यहाँ पर आपके लिए 5 एलिमेंट्स बोला जा रहा है सेट ए में। ठीक है। और सेट बी में कितने एलिमेंट बोल रहा है? तो सेट बी में आपके लिए बोल रहा है 6 एलिमेंट। ठीक है। तो सेट बी में आपके ये 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर रिलेशंस क्रिएट करेंगे ना, कहने का मतलब अगर आप इन एलिमेंट्स को रिलेट करेंगे तो ध्यान से देखना होगा क्या। तो यहाँ पर एक बार देखिए, ये एक एलिमेंट जो आपके सेट बी है उसमें ना एम्प्टी रह जाएगा, उसका कोई भी प्री इमेज होगा ही नहीं सेट ए में। सो दैट मीन्स कि आपका जो भी फंक्शन बनेगा ना उसमें कोडोमेन और रेंज सेम नहीं हो पाएंगे, है ना। कोडोमेन तो सेट बी हो जाएगा, लेकिन जब रेंज लिखोगे तो ये वाला एलिमेंट जो जो यहाँ पर नीचे छूट गया है इसे छोड़ना पड़ेगा हमें। तो इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक भी 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग बनेगा ही नहीं। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ आपके मेमोरी के लिए, कि अगर सेट ए में मान लो, अगर सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में मान लो n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर m ग्रेटर देन n हो या m लेस देन n हो, कहने का मतलब इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में सेट ए के एलिमेंट ज्यादा हो या सेट बी के एलिमेंट ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग कितना होता है? तो इसका आंसर होता है 0 बच्चों। इस कंडीशन में इसका आंसर होता है 0। तो हमारे इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो सेट ए में 5 एलिमेंट हैं और सेट बी में 6 एलिमेंट्स हैं। सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग बनेंगे? तो इसका आंसर आएगा 0। बात समझ आ रही है सभी को बच्चों? ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक और कंडीशन हो सकता था कि अगर m इक्वल टू n हो, कहने का मतलब सेट ए और सेट बी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तो उस केस में नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग कितना बनेगा, मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना बनेगा? तो उस केस में डायरेक्टली हम m फैक्टोरियल लिख देंगे। भाई मान लो सेट ए में m एलिमेंट है, मेरी बात समझ आ रही है, और सेट बी में भी m एलिमेंट है ना, तो इन दैट केस आंसर आएगा m फैक्टोरियल। एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी मैंने आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन है, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। अब ये थोड़ा सा ना लेंदी लग सकता है कुछ बच्चों को, लेकिन देखते हैं जरा किस तरीके से करेंगे। तो आप यहां पर डायरेक्टली एज्यूम कर लो कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल
x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डोमेन सेट ए है बच्चों, ठीक है। एक काम और कर देता हूं आप लोगों के लिए, मैं इस फंक्शन को ना पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब ऊपर न्यूमरेटर में ना -1 + 1 करो, तो -1 + 1 करोगे तो ये बनेगा x - 3 + 1, ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ना एलसीएम ब्रेक कर लो बच्चों, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ऐसे लिखने से ना हमें फायदा मिलेगा जब इस वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं फटाफट। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, ओके। एंड राइट हैंड साइड में देखो इस तरीके से बन जाएगा 1 + 1/x2 - 3, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा ना उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो x1 - 3 विल बी इक्वल टू x2 - 3। यहाँ पर ये -3 भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ से। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, तो हमें मिलेगा x1 = x2। और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन f क्या है आपका, तो फंक्शन f इज 1 फंक्शन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो हमें एक सेट ए दिया हुआ है जिसके ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइन है, और डेफिनेशन किस तरीके से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रहा आपका डेफिनेशन, ठीक है। और हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑर्डर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर ऑर्डर की जगह ना ऑर्डर पेयर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर हो गया। तो हमसे पूछा हुआ है कि इसमें ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर हम ऐड करें ताकि जो रिलेशन है वो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो होती है रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए सेट ए में जो एलिमेंट है ना 1 2 3, ये अपने आप से ही रिलेट होने चाहिए। तो 1 1 2 2 और 3 3 तो यहाँ प्रेजेंट है। अब उसके बाद बारी आती है सिमिट्री के लिए। तो सिमिट्री के लिए देखो यहाँ पर ये 1 3 है, तो फिर यहाँ पर 3 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए था बच्चों, तब तो ये सिमेट्रिक बनता। बात समझ आ रही है। तो बस ये 3 1 वाला एलिमेंट आपको यहाँ पर ऐड करना होगा ताकि रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक बन जाए, और फिर कंसिक्वेंटली क्या होगा, आपका रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी देख लेते हैं कि शो दैट द फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड, डेफिनेशन ये दिया हुआ है, दिस इज बाइजेक्टिव। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए हम x1, x2 दो एलिमेंट ले लेंगे फ्रॉम द सेट z। अब ये कैपिटल Z होना चाहिए था बच्चों, क्योंकि ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब फर्दर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, f of x1 इक्वल टू f of x2, ठीक है। सो दैट मीन्स x1 + 2 इज इक्वल टू x2 + 2। एक नंबर का है, जितना जल्दी करो उतना अच्छा। दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 विल बी इक्वल टू x2। तो यहाँ से कंक्लूजन मिल जाएगा कि फंक्शन f आपका 1 1 तो है। बात समझ आ रही है सभी को बच्चों, ठीक है। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट y इक्वल्स fx, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू द को डोमेन। देखो यहाँ से, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर आपका fx क्या है, तो x + 2 है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y - 2। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर y इंटीजर से बिलोंग करेगा तो यहाँ पर x भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही है। x बिलोंग्स टू z फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू z। बात समझ आई, ठीक है। तो आपका f क्या हो जाएगा, तो f आपका ऑन टू भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर f आपका 1 1 भी है, f आपका ऑन टू भी है, देयरफॉर हम कह देंगे कि f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। बात समझ आ रही है सभी को बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसने क्या बोला हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। अब 3/3 के जो मैट्रिक्स होंगे, इसका मतलब यहाँ पर देखो इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे आपके पास, है ना। ये मैं बस डॉट्स लगा रहा हूँ आपके लिए, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, टोटल 9 पोजीशंस होंगी जिसमें हमें ये एलिमेंट्स फिलअप करने हैं। तो ये बन जाएगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसा क्वेश्चन, समझ रहे हो। ये आपके पास टोटल यहाँ पर 9 प्लेसेस हैं जहां पर आपको फिल करने के लिए 2 चॉइसेस गिवन हैं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2, यानी हर प्लेस पे आपको 2 चॉइस मिलेंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9, दैट इज 512। तो इतने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं ऑर्डर 3/3 के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स सी फाइंड करना है सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि 2a + 3b - 2c विल बी इक्वल टू o। ओ यानी नल मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है बच्चों।
तो यहां से मुझे मैट्रिक्स सी निकालना है, तो मैट्रिक्स सी क्या बन जाएगा आपका 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए, देखो मैंने साइड चेंज कर दिया, तो 2c विल बी इक्वल टू 2a प्लस 3b, तो इसका ट्वाइस कर दो, तो इसका ट्वाइस करोगे तो क्या बनेगा 2 माइनस 10 4 और ये 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स मैट्रिक्स बी, इसका 3 टाइम्स कर दो बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, ये भी 24 और ये आपका माइनस 18, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे 2 प्लस 0 आपका 2 हो जाएगा, 24 माइनस 10 यानी 14 हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा और ये आपका माइनस 10 हो जाएगा बच्चों। तो ये मैट्रिक्स 2c की वैल्यू है, आपको मैट्रिक्स c निकालना है, तो बस दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और ये 14 और यहाँ पर -5। क्लियर है बच्चों? तो बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए आपको डिफाइन करके ऐसे दिया हुआ है कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n? तो m और n यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है, ठीक है। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, तो क्या रिलेशन आएगा m इक्वल्स n, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें नीचे वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसमें सॉल्व क्या करना है, बस सोचना है, पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऊपर वाले में 2-3 लाइन आपको लिखनी पड़ी, 2-3 स्टेप लिखने पड़े, लेकिन नीचे वाले में डायरेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन जहां पर अल्टरनेटिव होते हैं ना, वहां पर सोचना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम बचाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कंडीशन गिवन है, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैट्रिक्स ए का मतलब हुआ कॉस अल्फा, ये हम लिख लेते हैं यहां पर, और ये आपका साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। इसमें हमें ऐड करना है ए डैश, मतलब ट्रांसपोज लेकर हमें ऐड करना है। तो रो 1 के एलिमेंट को आप C1 में भेज दो, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ठीक है, रो 1 C1, और यहां पर आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये पूरा किसके इक्वल बोला हुआ है, तो आई यानी आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से। बात समझ आ रही है सभी को बच्चों? क्लियर है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर ना अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 कॉस अल्फा, ये 0, ये भी 0 और ये 2 कॉस अल्फा, ठीक है। इसे जब हम कंपेयर करेंगे यूनिट मैट्रिक्स के साथ जो कि आपके आरएचएस में गिवन है, तो यहां पर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेशन यूज करके 2 कॉस अल्फा 1 मिलेगा, तो यहां से अल्फा आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/2। कैसे? देखो सबसे पहले मिलेगा कॉस अल्फा इक्वल्स 1/2, तो बस यहां पर कॉस इनवर्स 1/2, तो यहां से बात क्या बनी, तो π/3। इज इट ओके? क्लियर है सबको? अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या बोला हुआ है कि e की पावर x सीकेंट x 1 + 10x का इंटीग्रेशन। देखो सबसे पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर e की पावर x दिखे, तो हमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है, ताकि हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें बच्चों। देखो ये वाला फॉर्मूला होता है आपके इंटीग्रेशन में, डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, हम इसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना ध्यान से अपने फंक्शन में, अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पर फंक्शन आपका सीकेंट x बन जाएगा, ठीक है, यानी e की पावर x इंटू सीकेंट x प्लस कॉन्स्टेंट। ये बस आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि a की वैल्यू निकालो अगर ये कंडीशन हो, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इस वाले में तो अब बस ऑब्जर्वेशन है, एक स्टेप लिखो उसके बाद ऑब्जर्व करो, लेकिन इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपका फॉर्मूला जो अप्लाई होगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज a² + x² 1/a² + x² एक्चुअली, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे बेसिकली, तो अगर आप कंपेयर करोगे a² का मतलब तो 1 हो गया, लेकिन x² का मतलब बेसिकली यहाँ पर 4x² हुआ, यानी x का मतलब 2x हो जाएगा बेसिकली। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो ये बनेगा आपका 1/1, ठीक है, और ये बनेगा tan इनवर्स 2x/1। अब 2x क्योंकि लीनियर है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे तो 1/2 भी आएगा। अब इसके ऊपर हमें लिमिट लगाना है 0 से a, ठीक है, ये लिमिट लगाना है हमें, एंड दैट इज इक्वल टू π/8, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 2 है और ये 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा बेसिकली, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0। कुछ समझ आया? ये π/4 भी हो जाएगा, ये 2 से 8 तो मैंने कैंसिल कर दिया, और फिर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर दिया है, ठीक है। tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा। बस यहाँ से आगे हम क्या करेंगे कि tan ऑफ
tan इनवर्स 2a इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/4। दोनों तरफ tan फंक्शन अप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a बनेगा, राइट हैंड साइड में 1 बनेगा, तो यहां से a की वैल्यू आएगी 1/2। बात क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है, बस ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर ये बनाया मैंने y एक्सेस, ये बनाया मैंने x एक्सेस, और आपका y इक्वल टू cos x फंक्शन है, तो cos x फंक्शन यानी इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा ये ऐसे। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई की बात कर रहा है, तो ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ बेसिकली यही आपका क्या है, x इक्वल टू पाई है। ठीक है, इसको अब प्रॉपर कर देता हूँ मैं। तो दिस इज योर x इक्वल टू पाई, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और x इक्वल टू 0 का मतलब तो आपका y एक्सिस हो ही गया। ठीक है, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है बच्चों? आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, दिस एरिया यू नीड टू ऑब्टेन। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये तो आपका π/2 हो जाएगा, यहाँ पर पाई है ही, तो जब एरिया आप निकालने जाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा देखो 0 से π/2 में y dx यानी cos x। ठीक है, अच्छा π/2 से पाई में जाएंगे ना, तो वो एरिया बिलो x एक्सिस हो गया, तो वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा इसलिए हम उसके आगे पहले से ही मॉड लगा के रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका π/2 से पाई में cos x dx। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो, तो ये बनेगा sin x, जिस पे आपको ये लिमिट्स लगानी है, प्लस यहाँ पर भी आपका बन जाएगा sin x, लेकिन लिमिट का ध्यान रखना और मॉडुलस का भी ध्यान रखना, ये π/2 से पाई और ये रहा मॉडुलस। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट डालेंगे तो sin π/2 यानी 1 माइनस 0 हो जाएगा, sin 0, प्लस इसमें चलते हैं मॉड लगा दो सबसे पहले, तो अब sin पाई क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस sin π/2 क्या हो जाएगा, तो 1, तो माइनस तो पहले से आगे लगा हुआ है, लेकिन मॉड के कारण ये क्या बन जाएगा आपका, तो +1 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहां पर क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म क्या है, उसका एक्सपोनेंट देख लो, उसका पावर देख लो। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये रहा डबल डेरिवेटिव टर्म, जिसका पावर क्या है आप ध्यान से देखिए, तो इसका पावर 2 है, तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो डिग्री विल बी 2। ठीक है, यहां पर एक नजरों का धोखा हो सकता है, नजरों का धोखा क्या हो सकता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये sin x इंटू dy/dx है। अब हो सकता है कि जल्दबाजी में किसी को दिखे किस तरीके से कि साइन, अब ये x दिखे ही ना, तो उसको दिखेगा sin dy/dx, तो बच्चा क्या सोचेगा, तो यहां पर बच्चे को क्या लगेगा कि ये बेसिकली sin dy/dx दिया हुआ है, यानी डेरिवेटिव टर्म एंगल में फंसा हुआ है साइन के साथ, ऐसा किसी को लग सकता है, और अगर ऐसा लगेगा तो बस गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी अल्टरनेटिव दिया हुआ है, तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं x से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा इस तरीके से आपके लिए, एक बार ध्यान से देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका फंक्शन p ऑफ x क्या बन गया बच्चों, तो -1/x, तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बन जाएगा, e की पावर में इसी फंक्शन का हमें करना होगा ऐसे इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा -ln ऑफ x। ठीक है, तो ये बन जाएगा e की पावर ऐसे। क्लियर है बच्चों, तो आंसर आ गया x की पावर -1 या 1/x। डन। ठीक है, आपको ध्यान अगर हो तो ln ऑफ x का मतलब क्या होता है, log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दिया मैंने ये। चलिए अब आगे चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं। तो यहां पर हमसे डायरेक्शन रेशो पूछा हुआ है इस वेक्टर का, तो डायरेक्शन रेशो का मतलब i, j एंड k कैप के कोफिशिएंट, तो drs क्या हो जाएंगे 1 1 -2। फिर आपसे डायरेक्शन कोसाइन भी पूछा हुआ है, इसके लिए मैं यहां पर इसका ना यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, जो भी आपका वेक्टर गिवन है ना उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका यहाँ पे 1 + 1 + 4। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये बन जाएगा 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप -2/√6 k कैप। ठीक है बच्चों, तो बस यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे आपके 1/√6, 1/√6, -2/√6। ठीक है, यूनिट वेक्टर में i कैप, j कैप एंड k कैप के कोफिशिएंट आपके डीसीज बन जाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ चुके हैं हम लोग, तो यहां पर हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, जिसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर आपको दिख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या चलेगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, बस यही आपका एरिया होता है पैरेललोग्राम का, डायरेक्ट फॉर्मूला।
तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए चलो भैया ये अपना डिटर्मिनेंट बना लो, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पर आपका 1 -1 3, ये आपका 2 -7 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये बनेगा आई कैप -1 और प्लस आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप यानी 1 -6 हो जाएगा। फिर आपका प्लस के कैप, तो ये बनेगा -7 प्लस का 2। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये 20 आई कैप और ये आपका प्लस का 5 जे कैप। ठीक है, और ये आपका माइनस का 5 के कैप। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये बन जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 450 अंडर रूट में स्क्वायर यूनिट्स। अब आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। अब बच्चों या तो यहीं पर छोड़ दो या फिर इसका आगे भी सिंप्लीफिकेशन कर लो। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 25 × 9 × 2। ठीक है बच्चों, तो 25 × 9 का मतलब क्या हुआ कि 5 × 3 अंडर रूट 2, दैट मीन्स 15 अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा अगर पूरा सिंप्लीफाई करना है आपको तो। ठीक है, अब क्वेश्चन 12th को देखते हैं। इसने क्या बोला हुआ है कि इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन दिया हुआ है और आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक्स डॉट एक्स यानी डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा बच्चों। ये ध्यान से देखना, आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला अगर ध्यान हो तो। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 + 1। तो ये 8 + 1 यानी +1 क्यों आया, क्योंकि आपको वेक्टर ए यूनिट वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, तो ये बन जाएगा आपका 9। तो यहाँ से आपको वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा 3। ठीक है, अगेन ±3 नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये लेंथ होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो पॉइंट के लिए वेक्टर ए लिख लो बच्चों, है ना। इस तरीके से आपका वेक्टर ए आ जाएगा और ये आपका वेक्टर बी है ही। तो फॉर्मूला ये रहा आपके लिए, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बस आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू वेक्टर ए। तो ये रहा वेक्टर ए लिखा मैंने। ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो वेक्टर बी मैंने ये लिख दिया आपके लिए बच्चों। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 को भी देखते हैं। तो 14 में हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों प्लेन्स के बीच में। ठीक है, तो एक काम करो, दोनों प्लेन में ना एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को ना सेम बना के देखो, क्योंकि सेम बन जाएंगे, ये पैरेलल प्लेन्स हैं। इसके नॉर्मल के डीआरस देखो 2 3 4, इसके नॉर्मल के डीआरस देखो 4 6 8। तो 2/4 = 3/6 = 4/8। समझ रहे हो, तो नॉर्मल के डीआरस प्रोपोर्शनल होने के कारण आपके जो प्लेन्स है ना, द प्लेन्स आर पैरेलल। बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दोनों ही प्लेन में सेम बना के देखो। तो यहां पर सेकंड वाले में अगर आप ये काम करेंगे तो ये बनेगा आपका 2x + 3y + 4z = 6। तो मैंने लिखा -6 = 0। और इस वाले प्लेन को भी रीराइट कर लेता हूं मैं। तो ये बनेगा 2x + 3y + 4z - 4 = 0। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा आपका, यहां से जो कांस्टेंट है आपका यानी -6 - -4। समझे आप लोग क्या लगा फॉर्मूला, लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर यू। d1 - d2 है ना, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अपॉन a² + b² + c²। यहां पर abc क्या होते हैं, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, इसलिए मैंने सेम बनाया था दोनों में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर डिनोमिनेटर में लिखोगे तो ये बन जाएगा 4 + 9 + 16। अब ऊपर आपका क्या बनने वाला है बच्चों, तो ऊपर बनने वाला है 4 - 6 यानी -2, लेकिन मैग्नीट्यूड है ध्यान रखना, तो 2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 16 + 9 25 + 4 यानी अंडर रूट में 29। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब 15th में देखते हैं इसने क्या बोला हुआ है। तो यहां पर हमें इसे इवेल्युएट करना है और ये हमें वैल्यूज गिवन है बच्चों। तो P ऑफ B तो 5/13। ठीक है, एंड P ऑफ A आपका हो जाएगा 5/26। ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको ये भी दिया हुआ है तो इसका भी हमें फायदा उठाना है। तो यहां पर देखो किस तरीके से बनेगा ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बन जाएगा। ये बनेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब इनको ना मल्टीप्लाई कर दो, P ऑफ A ओवर B इंटू P ऑफ B, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। तो इनकी वैल्यू हमारे पास है 2/5 × 5/13 P ऑफ B की वैल्यू।
तो ये बन जाएगा 2/13। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों? तो ये इसकी वैल्यू आई है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब जो हमें निकालना है वहां पर पहुंचते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है बच्चों। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब P ऑफ A का मतलब क्या है? तो 5/26, P ऑफ B यानी 5/13, और ये इंटरसेक्शन वाला इस तरीके से 2/13। तो ये बनेगा 5/26 प्लस 3/13। यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 11/26। नाउ दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में इवेंट्स ए और बी दिए हुए हैं, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी गिवन है। पी ऑफ नॉट ए नॉर बी यानी नॉट ए नॉर बी। नॉर बी मतलब क्या हुआ? यूनियन लगाऊं या इंटरसेक्शन लगाऊं? सो दिस इज दिस वे, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज P ऑफ A इंटरसेक्शन B होल डैश, ठीक है, जिसका मतलब हुआ 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये पूरा आपको 1/4 दिया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा आपका? 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B की जो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 7/12 दैट इज 7/24। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये सेम तो नहीं है ना? तो सेम नहीं है मतलब आंसर क्या डिक्लेयर करेंगे हम लोग? देयरफॉर A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने पार्ट ए के सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग पार्ट ए के सेक्शन सेकंड और फिर पार्ट बी के सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के अपडेट्स अगर आपको रेगुलरली लेने हैं, नोटिफिकेशंस आपको लेनी है, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगा। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर केस स्टडी की नई सीरीज चली हुई है जो आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगी बहुत ही ज्यादा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो रिवीजन सीरीज का टेस्ट चल रहा है वो भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वीडियोस भी आपको रेगुलरली मिल रही हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।